चलो देखो, वायलेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिटल लॉ। वायलेशन किस में ये होती है? सही है, वायलेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिटल लॉ। सबसे समझते हैं कि बोहर्स ऑर्बिटल लॉ है क्या। देखो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स लॉ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ या फिर सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग डेफिनेट एनर्जी। देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स ऑर्बिटल लॉ, लिख के चलते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर्स ऑर्बिटल लॉ, बोहर्स ऑर्बिटल लॉ, इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus in circular orbit having definite energy, having definite या फिक्स एनर्जी वैल्यू, फिक्स एनर्जी वैल्यू, ठीक है, हैविंग फिक्स एनर्जी वैल्यू। अगर फिक्स एनर्जी वैल्यू है इसका मतलब डेल ई कितना हो गया, जीरो हो गया। फिक्स एनर्जी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, डेल ई इक्वल टू जीरो। नाउ फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको क्या पता है, फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या पता है हमको कि डेल टी इंटू डेल ई इज अप्रॉक्स इक्वल टू क्या होता है, एच कट डिवाइडेड बाई टू होता है। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास डेल टी इक्वल टू कितना आ गया, एच कट डिवाइडेड बाई टू इंटू डेल ई आ गया ना। अब बोहर्स लॉ क्या कहता है कि डेल ई इक्वल टू जीरो, क्योंकि डेफिनेट एनर्जी है यानी चेंज एनर्जी होता ही नहीं है। अगर डेल ई इक्वल टू जीरो है तो डेल टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच कट डिवाइडेड बाई जीरो। तो डेल टी इज इक्वल टू या फिर हाँ इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स लॉ जो डेल टी है वो कितना है, इन्फिनिटी है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में इनफाइनाइट टाइम के लिए रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर किसी ऑर्बिट में गया इलेक्ट्रॉन तो वहां पर वो कितने टाइम के लिए रहेगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई एटम है, अगर मैं उसको क्या करूं, एक्साइट करूं, तो जो उस एटम का इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है और लगभग 10 टू द पावर -8 सेकंड के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। यानी उस ऑर्बिट में रहने के लिए उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, एक ऑर्डर का है, या फिर बोल सकते हैं इन्फिनिटी तो नहीं है। कितना हो रहा है, 10 टू द पावर -8 है सेकंड है। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ऐसा बोलना चाह रहा हूं, ये क्या है, मेरे पास न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, किसी भी कोई एक एटम ले लो, उसका एक ऑर्बिट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो। ओके, ये इसका क्या है, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट है ना। जैसे ही क्या करेंगे, इसको एक्साइट करेंगे, इस पर रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे, ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट यहाँ चला जाएगा। ठीक, अब ये क्या कहता है, ये क्या बोल रहा है बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर हम यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएं हम इस बोहर्स की थ्योरी में, तो ये क्या बोलेगा, जब ये इधर से इधर जाएगा तो इस ऑर्बिट में कितने टाइम के लिए रहेगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए रहेगा। लेकिन ऐसा ये नहीं होता है। ऐसा क्या होता है एक्चुअल में कि ये डेल टी टाइम के बाद कहाँ जाता है, अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। यानी कुछ टाइम के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। और वो टाइम कितना होता है, लगभग 10 टू दी पावर -8 सेकेंड। ठीक, कितना होता है, 10 टू दी पावर -8 सेकेंड। यानी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में या फिर बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में कितने टाइम में वापस आ जाता है, 10 टू दी पावर -8 सेकेंड के बाद वापस आ जाता है। ठीक है, जो कि यहां हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो लॉ है ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, लॉ क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन क्या दिखा रही है हमको कि लाइफ टाइम ऑफ एनी एनर्जी लेवल इज इनफाइनिटी। ये इक्वेशन क्या दिखा रही है, इसके नीचे लिखो यहां पर, दिस थिंग टेल अस lifetime of any
एनर्जी लेवल इज इन्फिनिटी। कितनी होती है? किसी भी एनर्जी स्टेट की, एनर्जी लेवल की लाइफ टाइम कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। बट इन एक्चुअल, इन नेचर, नेचर क्या हुआ? एक्चुअल तो हुआ। इन नेचर लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट, लाइफ टाइम ऑफ, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड एनर्जी लेवल, एक्साइटेड एनर्जी लेवल इज ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर किस ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻8 सेकेंड, इस ऑर्डर का होता है, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है। सो इट मीन्स बोहर्स ऑर्बिटल लॉ इज इनकरेक्ट। बोहर्स ऑर्बिटल लॉ इज इनकरेक्ट। बोहर का ऑर्बिटल लॉ क्या है? इनकरेक्ट है। नाउ हिंट डालो, अब करेक्शन करना है। अब इनकरेक्ट तो बता दिया, गलती निकाल दी, अब कैसे करेक्ट करेंगे? हिंट डालो, करेक्शन इन बोहर्स ऑर्बिटल लॉ, इसे मिटा दूं। करेक्शन इन बोहर्स ऑर्बिटल लॉ, करेक्शन इन बोहर्स ऑर्बिटल, ठीक है। देखो करेक्शन, क्या करेक्शन करेंगे? करेक्शन इन बोहर्स ऑर्बिटल लॉ। यहां पर बोहर ने क्या अज्यूम किया था कि इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। अब करेक्शन में क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगी? एक वेव एसोसिएटेड होगी। तो अब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि यहां पर इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि क्या है? एक वेव है। क्या है? एक वेव है। और बोहर ने एक थ्योरी दी थी, एक पोस्टुलेट दिया था कि जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तब किसी भी टाइप की एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता है। तो हमें ऐसी वेव लेनी पड़ेगी जिसमें कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। और ऐसी वेव जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्लेस कर देना पड़ेगा? बाई स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो इन करेक्शन ऑफ बोहर्स ऑर्बिटल लॉ, we replace इलेक्ट्रॉन बाई वेव में लिखे स्टैंडिंग वेव, लिखो क्या लिखो? बाई स्टैंडिंग वेव एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। स्टैंडिंग वेव एसोसिएटेड क्या होती है? एसोसिएटेड, इसमें देखना, विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ वेवलेंथ, कितनी होगी वेवलेंथ? कहां से निकालेंगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ से। तो क्या होता है उसके अकॉर्डिंग? लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? h/mv, जहां m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है? उस वेव की वेवलेंथ है। ओके ना, कुछ ऐसा केस है। ये क्या है? मेरे पास न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज। ये पहले क्या था? इनिशियली इलेक्ट्रॉन था। इनिशियली क्या था? इलेक्ट्रॉन था, इस तरीके से ना। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन किससे रिप्लेस कर दिया हमने? स्टैंडिंग वेव से रिप्लेस कर दिया। तो कुछ इस टाइप का केस होगा। ऐसे बना दे। ओके, थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ, ये मुश्किल हो जा रहा है। ओके, इस तरीके से ये है स्टैंडिंग वेव, ठीक है। दिख रही है आपको स्टैंडिंग वेव? अब देखो यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे यहां पहुंचे। ओके, थोड़ा सा इसको ऐसे बना, यहां तक ये क्या हुआ? एक वेव हुई, एक वेवलेंथ हुई। यहां से यहां तक 2 वेवलेंथ, यहां से यहां तक 3 वेव। ओके सॉरी, गलत हो रहा है।
गलत हो रहा है? सही है, सही है, सही है। यहाँ से यहाँ तक 3 वेवलेंथ और यहाँ से ये चौथी वेवलेंथ, ठीक है, ऐसे हुआ ना। अब देखो एक चीज़ हम क्या कह सकते हैं, अगर फिर रेडियस आर है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो जो इसका पेरीमीटर है, जो इसका परिमाप है, पेरीमीटर है, वो वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल है। देखो यहाँ पर वेवलेंथ या तो एक हो सकती है, या 2 वेवलेंथ हो सकती है, या 3 वेवलेंथ हो सकती है, 4 वेवलेंथ हो सकती है, क्योंकि कैसी वेव है, ये स्टैंडिंग वेव है। तो स्टैंडिंग वेव में जो मेरे पास, अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, अगर मैं स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करूं, आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर उससे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करूं, तो जो स्टैंडिंग वेव में जो वेवलेंथ होंगी या फिर जो इसकी लेंथ होगी यहां से यहां तक, ये जो लेंथ L है, दिस लेंथ इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होती है। क्या होती है? दिस लेंथ इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव। अगर जो वेव यहां पर बन रही है वो कैसी वेव है, स्टैंडिंग वेव है, तब जो है लेंथ होगी इस वेवलेंथ के इंटीजर मल्टीपल होगी। इंटीजर मल्टीपल कहने का मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हुई बात ना। अब यहां पर जो हमारा केस है, यहां पर L की जगह क्या है, इसका पेरीमीटर है। L की जगह क्या है, इसका पेरीमीटर। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, L की जगह पेरीमीटर यानी 2 पाई r इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी क्या आ जाएगा, n लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक, क्लियर हुई बात ना। अब यहां से देखो, यहां से क्या कर सकता हूं मैं, लैम्डा उठाकर इधर रख दो, ये लैम्डा है, इसको उठा के इधर रख दो, लैम्डा यहां से उठा के इधर रख दो, कितना आ गया देखो, 2 पाई r इज इक्वल टू एन एच ओवर एम वी आ गया। इस एम वी को इधर इस 2 पाई को इधर भेज दो, तो कितना आ गया देखो, ये एम वी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच ओवर 2 पाई होता है। ये एम वी आर क्या है, मोमेंटम है। एम वी आर क्या है, मोमेंटम एल, मोमेंटम एल, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एम वी आर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इस आर रेडियस में वी वेलोसिटी से, जिसका मास कितना है, एम है। ठीक है, तो दिस इज मोमेंटम। तो एम वी आर क्या है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम एल इज इक्वल टू कितना आ गया, एन एच ओवर 2 पाई। यही तो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम है, या फिर बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल है। तो हमने क्या अज्यूम किया, इसको स्टैंडिंग वेव अज्यूम किया, और स्टैंडिंग वेव अज्यूम करते हुए हमने बोहर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यानी जो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन न होकर, इसको हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, स्टैंडिंग वेव अज्यूम कर सकते हैं, वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्लेस कर दिया, इस वेव से रिप्लेस कर दिया। किस वेव से, एक इस टाइप की स्टैंडिंग वेव से रिप्लेस कर दिया। और जो हमने रिप्लेसमेंट है या फिर जो हमारा अजम्पशन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने इसकी हेल्प से क्या कर दिया, ये जो मेरे पास बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल है, इसके लिए लिख सकते हो, दिस इज बोहर क्वांटाइजेशन रूल, दिस इज बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। ये क्या है, बोहर क्वांटाइजेशन रूल है। बोहर्स क्वांटाइजेशन को प्रूव कर दिया, इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर। अब देखो, अब ये लॉ बोलता क्या है ना, अब थ्योरी क्या है। अब थ्योरी कुछ ऐसी है कि यहां लिखूं, इसे मिटा दूं, इसे मिटा देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, जैसे अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि हमको एग्जैक्ट पता है कि वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन ना। अब हमको यहाँ पर एग्जैक्ट पता नहीं है, अगर वो ऐसे वेव है तो वेव कैसी होती है, नॉन लोकलाइज होती है, तो हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो नाउ जो नया लॉ है, अगर इसका जो करेक्शन है, सो आफ्टर करेक्टिंग बोहर्स ऑर्बिटल थ्योरी, आफ्टर करेक्टिंग बोहर्स orbital theory, we can say that we cannot define position of electron inside atom exactly। हम एग्जैक्टली डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है, वेव है। ठीक, तो वी कैन नॉट डिफाइन क्या, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम एग्जैक्टली, बट वी कैन फाइंड प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल या फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी रीजन, इन एनी रीजन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, किसी रीजन में इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एंड द रीजन वेयर probability of finding of electron, probability of finding of electron is maximum, this region is called क्या कहते हैं उस रीजन को हम, ऑर्बिटर। दिस रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटर। तो उसकी मैक्सिमम फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, ऑर्बिटल में होती है। वो उसके ऊपर नीचे भी हो सकता है। क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इस जो अभी तक बोहर्स लॉ था ना, उसी को हमने कैसे मॉडिफाई कर दिया, ऐसे मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि बोहर्स लॉ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा था, अब ये कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एग्जैक्ट होती है किसी एक ऑर्बिट में, यानी वो उस एनर्जी से ऊपर नीचे भी क्या कर सकती है, उसकी एनर्जी वेरी कर सकती है। क्लियर बात। तो ये क्या हो गया हमारे पास, वायलेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी और उसका समाधान, यानी क्या करेक्शन। क्या करेक्शन ये था कि हमने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन किससे रिप्लेस कर दिया, स्टैंडिंग वेव से रिप्लेस कर दिया। क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा एप्लीकेशन हो गया। ओके ना, अब तीसरा एप्लीकेशन क्या है, तीसरा एप्लीकेशन है हमारा प्रूफ ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इन डालो मिनिमम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक मिनट देख लेता हूं कितना टाइम हो रहा है। ठीक, ओके। तो अभी 40 मिनट की वीडियो हो गई है। तो मैं एक काम करूंगा, 2 पार्ट में डालूंगा। एक पार्ट ये हो गया, एक नेक्स्ट आएगा। मैं ऐसे कंटिन्यू कर रहा हूं, आप नेक्स्ट में देखोगे उसको। ठीक है, ओके। तो लिखो, क्या लिखना है आपको, हाँ, मिनिमम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या है, मिनिमम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मिनिमम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। देखो, माना ये कोई एक फिक्स सरफेस है, इससे हमने एक स्प्रिंग लगा दी, ठीक है, और ये हमने मास लगा दिया। इस मास को अगर मैं खींचूंगा, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करूंगा और फिर छोड़ूंगा, तो क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और मोशन कैसा होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। वन डायमेंशनल वाइब्रेशनल मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है, डेफिनेशन है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्या है डेफिनेशन, वन डायमेंशनल वाइब्रेशनल मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर हुई बात ना। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसको अपनी मेन पोजीशन डिस्प्लेस कर रहा हूँ। उससे पहले इसका स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट कितना मान लिया हमने, के मान लिया। मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो कुछ ऐसी हो जाएगी स्प्रिंग, और डिस्प्ले करके मैंने इसको यहाँ रख दिया। ये इसकी क्या है, मेन पोजीशन थी। अज्यूम किया इसको मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर दिया मैंने, एक्स डिस्प्लेस किया। ठीक है, इस तरीके से। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इधर की ओर आएगा, फिर यहाँ से इनर्शिया की वजह से इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये हमको पता है, ऐसा होता है। नाउ ड्यूरिंग दिस मोशन इसके पास क्या कुछ एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ई इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये होता है। हम सब जानते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर।
अगर इसको मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मोमेंटम के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अभी तो थोड़ी देर पहले डिफाइन किया ना हमने, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लिख देंगे, फिर प्लस, या सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं ना, फिर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये पता होना चाहिए आपको, के एक्स स्क्वायर, के क्या है फोर्स कांस्टेंट है और एक्स क्या है इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, इतना चीज हमको पता है। एक काम करो, इसको उठा के इधर रख दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, मेरे पास एनर्जी इक्वल टू ये पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस का क्या आ गया, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, क्लियर। अब देखो दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर मैं यहाँ से ई मिनिमम निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, ई मिनिमम निकालना चाहूँ, और क्वांटम मैकेनिक्स कहती है जिसकी मिनिमम यहाँ पर मेरे पास एनर्जी देखने को मिलेगी किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो कितनी होगी, एच कट डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ठीक है, हाँ 1/2 एच कट ओमेगा, कितनी होगी 1/2 एच कट ओमेगा, ये होती है, क्या होती है 1/2 एच कट ओमेगा, यानी मिनिमम का एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी होती है, इतनी होती है। ये इंपॉर्टेंट डेटा भी है, ठीक। यही क्या करना है हमको, प्रूव करना है किसकी हेल्प से, अनसर्टेनिटी की हेल्प, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से, ठीक है, इसी का प्रूफ करना है हमको। ओके ना, अब देखो कैसे करेंगे प्रूफ। ये मेरे पास क्या है, टोटल एनर्जी है E इक्वल टू दिस मच पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, अज्यूम कर रहा हूं, लेट डेल एक्स डेल पी एंड डेल ई बी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मोमेंटम एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली, आप लिखोगे एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इस E को डेल E से रिप्लेस कर सकता हूं, डेल P को डेल P से रिप्लेस कर सकता हूं, और डेल X को X से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। कर दो, फिर क्या हो जाएगा, देखो E की जो क्या डेल E रख दो, तो यहां से मेरे पास डेल E इक्वल टू कितना आ गया, डेल P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m हो गया, डेल P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m हो गया। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 k इंटू ये क्या आ जाएगा, डेल x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। नाउ अब देखो, अब मैं एक काम करना चाह रहा हूं, मैं इस पूरी इक्वेशन में डेल x लाना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन में डेल x लाना चाह रहा हूं। उसके लिए किसके हेल्प लूंगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। देखो क्या होता है, सिंस वी नो डेल x इंटू डेल पी इज अप्रॉक्स इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। यहाँ से डेल पी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से मेरे पास डेल पी इज इक्वल टू कितना आ गया, एच कट डिवाइडेड बाई, इक्वल टू लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 इंटू डेल एक्स, ये आ गया। अब इस डेल पी की वैल्यू यहाँ से उठाकर इधर रख दो, तो यहाँ से मेरे पास डेल ई इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो एच कट स्क्वायर तो ऊपर हो गया, नीचे कितना आ गया, ये 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो गया ये, तो 8, ये m भी है इधर, m आ गया, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये डेल एक्स का स्क्वायर, ये आया। फिर प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ k इंटू डेल एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। ओके, दिस इज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेल एक्स के टर्म में ना। अगर मुझे ये निकल पता चल जाए कि इस डेल ई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस डेल ई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वही तो क्या होगा, मिनिमम एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा ना। ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी है, और मिनिमम अनसर्टेनिटी इन एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द मिनिमम एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, ये तो होगा। ध्यान सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दिस इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। if you find minimum uncertainty in energy, then this minimum uncertainty must be equal to the minimum energy of simple harmonic oscillator। तो सिंपल क्या कर दूंगा, मैं इसका मिनिमम निकाल दूंगा। इसका मिनिमम कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है y का, हमने 11th में पढ़ा था, या डिफरेंशिएशन का पढ़ा था, 12th में पढ़ा था। अगर किसी फंक्शन का मिनिमम निकालना है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं उसको, और डिफरेंशिएट कर जो लोग दोस्तों यहाँ पर, फिर वहाँ से x निकाल दो, फिर x की वैल्यू इधर पुट कर दो, वो क्या आ जाएगा, वहाँ से मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, फॉर मिनिमम ऑफ डेल ई, फॉर मिनिमम ऑफ डेल ई
क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से डेल ई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये आया, ठीक, इज इक्वल टू 1 ओवर डेल एक्स है, तो 1 ओवर डेल एक्स का कितना हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहा, ये एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m ऐसे ही रहा, ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये -2 इंटू एक्स की पावर -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और डेल एक्स है, ठीक है। ये चीज़ क्या है मेरे पास यहाँ पर, डेल एक्स की पावर -3, ये चीज़ आया, फिर यहाँ पर प्लस 1/2 के, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2 इंटू डेल एक्स की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर सॉल्व करें, ये आ गया, ये क्या है मेरे पास, डेल ई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लो और इससे ये 4 बार कैंसिल हो गया, कितना आ गया, देखो ये माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m, और ये डेल एक्स नीचे लिख दो, डेल एक्स की पावर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक, फिर प्लस क्या हो जाएगा इधर से 1/2 कितना आया, इसे मिटा दो, इसका कोई काम नहीं है यार, ठीक है, इसे समझाने के लिए था सिंपल, ओके, वैसे भी क्लासिकल और सेंटर था, ओके, क्या है, अरे 1/2 तो कट गया, सॉरी 1/2 कट गया, क्या बचा, k इंटू डेल एक्स, k इंटू डेल एक्स बच गया, k इंटू डेल एक्स, सही लिख रहा हूँ मैं, एक बार देख लो यार, चलो देखते हैं हो जाए। एक काम करो, मिनिमम के लिए, फॉर मिनिमम इसको क्या कर दोगे, 0 का पुट कर दोगे, तो जो डेल ई ओवर डेल एक्स होगा इसको किसी पुट कर दो 0 के बराबर, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, ये निकल के आ गया मेरे पास कितना, माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m इंटू डेल एक्स की पावर 3, और फिर क्या है इधर से मेरे पास प्लस k इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया, इसको उधर भेज दो, इस वाले टर्म को उधर भेज दो, कितना होगा, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा उधर जाके, एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m इंटू डेल एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू k इंटू डेल एक्स, क्या आया, k इंटू डेल एक्स, इस डेल एक्स को इधर ले आओ, यानी डेल एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ओके चलो कर ही देता हूँ, ठीक है, वैसे मैं शॉर्ट भी मार सकता था, कितना आ गया यहाँ से 4m इंटू डेल एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू k आ गया, इसको इधर इसको नीचे, तो क्या आ गया, देखो 1 ओवर, एक काम करो इसको उधर ले जाओ, उस k को इधर ले आओ, k को उधर ले आओ, तो डेल एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आया, एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के 4m के आ गया, ठीक है, कितना आया, डिवाइडेड बाई 4m के, डेल एक्स का स्क्वायर निकाल दो इससे, डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, यहाँ अंडर होगा एच का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ कितना 4m के, ये चीज़ आया, तो यहाँ से मेरे पास डेल एक्स इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी डेल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, बाहर ले लो अंडर रूट से एच कट को, कितना आया, एच कट डिवाइडेड बाई 2 बाहर आ गया, और अंडर रूट कितना बच गया यहाँ से, m इंटू के बच गया, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होगे इसको एक बार मैं और कर दूँ यहाँ पर, फिर प्लस माइनस 4 वैल्यू निकल के आ जाएंगे, हाँ निकल के आएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो कैलकुलेशन है ना, ये जानबूझकर ऐसे की जाती है ताकि हम ये निकाल सकें, इसको यहाँ पर जानबूझकर एक्स स्क्वायर निकाला जाता है, जो कि यहाँ पर गलत है कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेंगे, एक प्लस और एक माइनस, फिर ये वैल्यू उठाकर मुझे यहाँ रखनी पड़ेगी, जैसे एक्चुअल में रूल है मैथमेटिक्स का, उसको यहाँ से उठाकर इधर रखना पड़ेगा, रख के जहाँ पर नेगेटिव आएगा और मैक्सिमम होगा, और जहाँ पॉजिटिव आएगा वो मिनिमम होगा वहाँ पर, ठीक है, ऐसा पता है हमको, ऐसा हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर ऐसे कर एक्स स्क्वायर निकाला जाता है ताकि एक्स स्क्वायर को यहाँ से उठाएं और इधर रख दें, किधर, इस इक्वेशन में, और हमारा आंसर आ जाता है। ये क्या है, एक तरह का तुक्का टाइप का, ऐसा बोल सकते हो, एक तरह का क्या है, ये
तुक्का टाइप का है, लेकिन अगर इसको एग्जाम में करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बुक है उन्होंने भी ऐसा कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से उठाकर एक्स स्क्वायर निकाला और उठा के इधर रख दिया, ठीक है, जो कि यहाँ पर गलत है कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी, उठा के यहाँ रखनी पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो एक काम करो, उठाओ फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर उठाओ, कहाँ रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो ऊपर का सब मिटाता हूँ मैं, फिर देखो हमारा आंसर फटाक करके आ जाएगा। रीडिंग मिट गई, चलो कोई बात नहीं। ओके देखो क्या हो जाएगा, डेल ई इक्वल टू, अब जो डेल ई क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। डेल ई मिनिमम इज इक्वल टू दिस थिंग, क्या है मेरे पास यहाँ पर देखो, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म क्या है, ये एच कट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एम के, किसकी वैल्यू है, ये एच कट स्क्वायर की वैल्यू है। फिर प्लस क्या आया, 1/2 के इंटू डेल एस का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, डेल एस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दो, के इंटू कितना आ गया है, एच कट अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एम इंटू के आ गया, ठीक। अब देखो क्या लिखता है यहाँ से, डेल ई मिनिमम इज इक्वल टू, ये आगे इससे काट दो, ये एच कट बचा ऊपर, नीचे कितना बचा 8, इस m को इसके साथ लोगे तो ये क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 8 आ रहा है, सॉरी यार 2 भी था कहीं, 2 कहाँ गया, 2 भी था यार, 2 था, इससे कैंसिल, कितना आएगा 4 आएगा, इधर 4 आएगा, ये m इसके साथ आएगा, मैथमेटिकल थोड़ा बहुत m इसके साथ आया तो इधर रूट m हो जाएगा और रूट के ऊपर चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा k बाई m, अंडर रूट ऑफ k बाई m। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा, क्या 2 2 4 हो गया ये, तो एच कट ओवर 4, अभी k कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर जाकर रूट के हो जाएगा, ये सॉरी ये रूट के हो गया और m तो नीचे बचा, रूट के डिवाइडेड बाई m हो जाएगा, ठीक। ट्वाइस हो गया तो कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ एच कट डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट ऑफ के बाई m आ गया, इससे कैंसिल 2 बार, तो कितना आए, एच कट डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ के बाई m आ गया। ये जो टर्म है दिस इज ओमेगा, एच कट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा, ये क्या है मेरे पास, मिनिमम अनसर्टेनिटी, और जो मिनिमम अनसर्टेनिटी होगी वही किसके बराबर होगी, मिनिमम एनर्जी के बराबर होगी। ये टर्म कैसे आया, डेल के ओवर एम अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा, ये बताया वो कैसे आया, अभी डिस्कस करते रुको, पहले ये लिख लें। तो ये क्या है मेरे पास, ई मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, ये क्या करना था हमको, प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। अब बात आती है ये कैसे आया, इसको निकालना बड़ा आसान है, देखो कैसे आएगा। क्या पता होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस लॉ को फॉलो करता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिस्प्लेसमेंट होता है, और एफ इक्वल टू क्या होता है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, एम ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, जो के ये वाला के है, ठीक है। और यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ गया, ए इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास है, माइनस का के अपॉन एम इंटू एक्स, तो ए प्लस के बाई एम इंटू एक्स, और यहाँ पर जो के बाई एम है इसको हम ओमेगा लेते हैं, सॉरी ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, तो के बाई एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के बाई एम हो जाएगा, वेर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ये हमको पता होता है, ठीक है। यहाँ से ये क्या आया, ओमेगा इक्वल टू के अपॉन एम आया, जो हमने यहाँ रख दिया। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पर जो इक्वेशन होती है या फिर बोलते हैं एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो फाइंड कर ली, वो कितनी होती है, एच कट डिवाइडेड बाई 2m होती है, जो क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कभी कभी सीधे पूछ देता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो इतनी होती है, क्लियर, ठीक हो गया। ओके खत्म करें। एक चीज़ और है, थोड़ी सी एक चीज़ है, अभी न्यूमेरिकल में काम आएगी आपके तो हमें क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने अभी जब लेक्चर स्टार्ट किया फर्स्ट में, वहाँ पर एक रिलेशन लिखा, रिलेशन क्या था, और क्वेश्चन भी था हमारा पिछले वाला, वो क्या था, डेल टी इंटू डेल ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2 था, ठीक। ये कैसे आया, हाउ, इसको प्रूफ कर दो, कैसे, ठीक है। देखो करते हैं, इधर ही करें, इधर इधर आ जाएगा। अब हमें पता है
क्या होता है, ये तो पता है ना हमको, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच का डिवाइडेड बाई 2 होता है, ये तो पता है हमें। और क्या पता है हमको कि जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m होती है, ठीक है। दोनों अगर डिफरेंशियल कर दोगे तो डेल ई इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 2p इंटू डेल पी निकल के आ जाएगा, 2p इंटू डेल पी डिवाइडेड बाई 2m। इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो जब p इक्वल टू होता है क्या होता है, डेल ई इक्वल टू p इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डेल पी डिवाइडेड बाई m से m उड़ा दो, तो यहाँ से डेल ई इक्वल टू कितना आ गया, ये क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, तो डेल एक्स डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी, ये इतना टर्म क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया ना। इस डेल टी को इधर ले आओ, तो डेल टी इंटू डेल ई इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल एक्स इंटू डेल पी। ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, देखो आ गया, ये दोनों सेम है तो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से डेल टी इंटू डेल ई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया, एच का डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहाँ से आ जाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर 2 सीरीज में आएंगे, यानी 2 पार्ट में आएंगे। तो फायदा कब होने वाला है आपको, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ, जैसे मैं नया यूट्यूबर हूँ, तो अगर आप सर्च करोगे तो ऑब्वियसली बात है मेरा वाला आने वाला नहीं है उधर पे, ठीक है, क्योंकि उसका एल्गोरिथम ऐसा ही होता है यूट्यूब का, जिसमें ज़्यादा व्यू होते हैं, जो पुरानी वीडियो होती है वो पहले आती है, ठीक है। तो मेरी वीडियो नहीं है, व्यू भी कम है, तो आप सर्च करोगे तो नहीं आएगा। तो अगर आप किससे देखोगे, प्लेलिस्ट से देखोगे, तो एक के बाद एक वीडियो अपने आप चलेगी, तो आपको समझने में क्या रहेगा, आसान, आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी जाके, वीडियो अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कब, जब आप कहाँ से पढ़ोगे, प्लेलिस्ट से पढ़ोगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट से पढ़ने में क्या है, फायदा है, ठीक। तो ये हो गया आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थ्योरी पूरी होगी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, अब किसकी बारी है, क्वेश्चन की बारी है, तो क्वेश्चन करेंगे जम के, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।